राजकुमारी मेहरुन्निसा जमीन पर घुटनों के बल बैठी हुई थीं। हाथ जोड़े, सर झुकाए फर्श को छू रही थीं। उसके कंधे बार बार हिल रहे थे, जैसे रो रो कर थक चुकी हों, मगर आंसू अब भी रुक नहीं रहे थे। बड़े तख्त पर सुलेमान बादशाह गंभीर और गुस्से से भरे चेहरे के साथ बैठे थे। उनके बराबर में असगर खान और महल के कोने में औरतें चुपचाप बैठी थीं। सुलेमान बादशाह की भारी आवाज ने सन्नाटे को चीरते हुए कहा, हमने जिंदगी में कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन देखने पड़ेंगे। मेहरुन्निसा, तुमने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमें शर्म आती है तुम्हें अपनी औलाद कहते हुए। बोलो, किस नौजवान के साथ ये हरकतें कर रही थी? उनकी आवाज में गुस्से से ज्यादा एक टूटा हुआ भरोसा था। मेहरुन्निसा ने सिर उठाए बिना कांपती आवाज में कहा, अब्बाजान, मुझे माफ कर दीजिए। ये सब मैंने जानबूझकर नहीं किया। खुदा के वास्ते मुझे माफ कर दीजिए। मैं वादा करती हूं ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा। अब्बाजान, वो चिट्ठियां मेरी नहीं हैं। मुझ पर झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। आप तो कम से कम मुझ पर यकीन कीजिए। मैं आपकी बेटी हूं। आप मुझे सबसे ज्यादा जानते हैं। मैं अपनी बेगुनाही साबित करूंगी। वो आगे कुछ कहती इससे पहले ही असगर खान ने बात काटते हुए कड़वे लहजे में कहा, बादशाह सलामत, आप इस नालायक से बात क्यों कर रहे हैं? फैसला सुनाइए। बताइए, मैं इसका दिमाग सही करता हूं। मेरी अब बस हो चुकी है। मैं और बदनामी बर्दाश्त नहीं कर सकता। मैं तो कहता हूं इसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। ये हमारे लिए नासूर बन चुकी है। हमारे खानदान के साथ रहने के लायक नहीं रही। उनके शब्द बिजली की तरह महल में गूंज गए। सभी औरतों ने दिल थाम लिए। मेहरुन्निसा घबराकर बोली, नहीं चाचू जान, ऐसा कुछ नहीं है। वो चिट्ठी सिर्फ आपको भेजी गई है ताकि मुझे बदनाम किया जाए। मैं कसम खाकर कहती हूं, वो किसी और के पास नहीं जाएगी। मुझे निशाना बनाया जा रहा है। आप लोग यकीन कीजिए, ये सब झूठ है। मैं आपका खून हूं। क्या मैं ऐसा गलत काम कर सकती हूं? इतनी जल्दबाजी ठीक नहीं है। जब हकीकत सामने आएगी तब आपको मालूम होगा कि आप कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं। इससे पहले कि वो और कुछ कहती, शाइस्ता बेगम सख्त लहजे में बोली, अगर इसे माफ किया गया तो मैं ये महल छोड़कर चली जाऊंगी। सुलेमान बादशाह, इसे सजा देनी ही होगी। ये हमारे साथ रहने के लायक नहीं रही। इसके ऊपर जरा भी रहम करने की जरूरत नहीं है। इसने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। पूरा खानदान मेरी परवरिश पर उंगली उठा रहा है, सिर्फ इसकी वजह से। मेरी अब बस हो चुकी है। इसे हर हाल में सजा दी जाए। महल में फिर से सन्नाटा छा गया। सबकी बातें सुनकर सुलेमान बादशाह जैसे पत्थर की मूर्ति बन गए। उनके चेहरे पर सख्ती और आंखों में अजीब सी सन्नाटी बेरुखी थी। उन्होंने अपनी रोती हुई बेटी पर एक नजर डाली जिसमें अब मोहब्बत का कोई साया बाकी नहीं था। उन्होंने गहरी सांस ली और अपनी बीवी की ओर देखते हुए धीमे मगर जहरीले लहजे में कहा, बस चुप हो जाओ सब। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा। शाइस्ता, जाओ, इसे निकाह के लिए तैयार करो। न मैं अपने हाथों से इसे खत्म कर सकता हूं, न माफ कर सकता हूं, लेकिन अब ये हमारे साथ रहने के लायक नहीं रही। आज से ये मेरे लिए मर चुकी है। अभी और इसी वक्त मैं इसका निकाह हमारे घुड़साल के सरदार ताईजादा से कराऊंगा और निकाह के फौरन बाद इसे इसके गांव भेज दूंगा। मालूम हुआ है वो शादी का इच्छुक है। उनके आखिरी शब्दों ने पूरे महल को हैरत और खामोशी में डुबो दिया और मेहरुन्निसा बस अविश्वास से अपने अब्बा को देखती रह गई। इसीलिए बेहतर है कि जल्द से जल्द इस लड़की का बंदोबस्त कर दिया जाए, क्योंकि अब ये हमारे खानदान के लिए नासूर बन रही है। ये सुनते ही महल में जैसे एक ठंडी लहर दौड़ गई। मेहरुन्निसा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसका सांस सीने में अटक गया। होंठ कांपने लगे। आवाज निकलने में कुछ पल लगे और वो बेख्तियार बोल पड़ी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। आप मुझे इतनी छोटी सी गलती पर इतनी बड़ी सजा नहीं दे सकते। अब्बाजान, ये जुल्म मत कीजिए। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूं। ये गलत है। मैं वादा करती हूं, मैं कुछ गलत नहीं करूंगी। मैंने सिर्फ एक शख्स से मोहब्बत की थी और उसने मुझे धोखा दिया। लेकिन मैं कसम खाकर कहती हूं, अब आपको कभी मायूस नहीं करूंगी। वो रोते रोते करीब आ गई और दोनों हाथ जोड़ लिए। खुदा के लिए अब्बाजान, मुझे माफ कर दीजिए। मैं अब कभी आपका सिर नहीं झुकाऊंगी। खुदा के लिए मुझे बख्श दीजिए। मैं किसी घुड़साल के सरदार से शादी नहीं करूंगी। सारा सच आपके सामने आ जाएगा। मुझे थोड़ी मोहलत दे दीजिए। फांसी पर चढ़ने वाले शख्स को भी एक आखिरी मौका दिया जाता है। उसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। अब्बाजान, मुझे अपनी आखिरी ख्वाहिश के तौर पर अपना सच साबित करने की मोहलत दीजिए। उसके आंसू फर्श पर गिर रहे थे, मगर सुलेमान बादशाह के चेहरे पर कोई नरमी नहीं आई। उसने उनके पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ाकर फिर बोली, अब्बाजान, प्लीज, मैं आपकी इज्जत बहाल करने के लिए कुछ भी कर लूंगी। बस ये मत कीजिए। आपके सामने मैं वादा करती हूं, कोई आपको कुछ नहीं कहेगा, बल्कि जिन्होंने आपको बुरा भला कहा है वो सब अपनी गलती पर शर्मिंदा होकर आपसे माफी मांगेंगे। बस मुझे एक मौका दे दीजिए सच सामने लाने का। मैं बेकसूर हूं। आपको बेवजह मुझसे बदगुमान किया जा रहा है। मगर सुलेमान बादशाह ने फौरन पैर झटक कर पीछे खींच ली।
उनकी आवाज अब पहले से ज्यादा सख्त और ऊंची हो गई। मर गई हो तुम आज से मेरे लिए। मेरा तुमसे कोई वास्ता, कोई रिश्ता नहीं। तुमने सारे जहां में मेरा सिर झुका दिया, मेरा मान तोड़ दिया। तुमने वो किया जो मेरा दुश्मन भी कभी नहीं करता। मैं तुम्हें जिंदगी में कभी अपनाऊंगा नहीं। आज से तुम हमेशा के लिए मर चुकी हो। अब दफा हो जाओ। निकाह करके तुम्हें दफनाने का बंदोबस्त कर रहा हूं। मेहरुन्निसा ने कांपते हुए सिर हिलाया। अब्बा जान, ऐसा नहीं है। आप बस एक बार मेरा यकीन कर लें। आप बहुत पछताएंगे अब्बा जान। मैं वो बोल ही रही थी कि वो गरजे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। दफा हो जाओ यहां से, अभी इसी वक्त। तुम्हें मेरी जबान समझ नहीं आ रही? जाओ यहां से। उनका ये जुमला जैसे आखिरी हथौड़ा था जिसने मेहरुन्निसा के हौसले को तोड़ दिया। वो सिसकते हुए फर्श पर बैठी ने अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया, लेकिन उसकी अम्मी जान फौरन आगे बढ़ी और उसका बाजू मजबूती से पकड़ लिया। चलो, जितनी सिर में खाक डालनी थी डाल चुकी हो, उठो, ज्यादा तमाशा मत बनाओ। अम्मी की आवाज में सख्ती थी, मगर आंखों में अजीब सा तनाव छुपा हुआ था। वो मां थी, दिल में अपनी औलाद को इस हालत में देखकर तड़प रही थी, लेकिन बेबस थी। मेहरुन्निसा ने झटके से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश की। छोड़ो मुझे, मैं अब्बा जान से बात करूंगी। अब्बा जान, आप मेरी बात सुनिए। वो चीखते हुए अपने अब्बा की तरफ बढ़ने लगी, मगर शाइस्ता बेगम ने पूरी ताकत से उसे पीछे खींच लिया। नहीं, जो करना था तुम कर चुकी हो, चलो यहां से। महल में बाकी बैठे लोग चुपचाप तमाशा देख रहे थे। किसी के चेहरे पर हमदर्दी का नामो निशान न था। सब जैसे अपने अपने फैसले दे चुके हों। तख्त के कोने पर बैठे असगर खान तंज भरी मुस्कान लिए ये मंजर देख रहे थे, जैसे उनकी भतीजी की इस जिल्लत से उनका गुस्सा ठंडा हो रहा हो। मेहरुन्निसा के कदम फर्श पर घिसटते जा रहे थे। हाथ दीवार और सजावट को पकड़ने की कोशिश में बार बार फिसल रहे थे। वो अब भी रो रही थी, चीख रही थी, मगर उसकी अम्मी ने उसे घसीटते हुए महल के दरवाजे तक पहुंचा दिया। उन्हें मालूम था कि अगर वो वहां ठहरती तो उसे और ऐसे शब्द सुनने पड़ते जो उसे कभी भी खड़ा नहीं होने देते। इसलिए उन्होंने उसे वहां नहीं रोका। सुलेमान बादशाह ने एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। वो वहीं बैठे रहे जैसे ये सारा मामला उनके लिए तयशुदा हो और अब उनकी नज़र में बेटी का वजूद खत्म हो चुका हो। महल में बस मेहरुन्निसा के रोने की आवाज़ रह गई थी, जो दरवाजे के बाहर जाते जाते धीमी होती गई और आखिरकार बड़े हॉल में एक भारी खामोशी छा गई। उसके जाने के बाद सुलेमान बादशाह ने ताएज़ादा को बुलाने का पैगाम भेजा। करीब 15 मिनट बाद बड़े हॉल का दरवाज़ा धीरे से खुला और राजकुमार ताएज़ादा अंदर आया। उसकी मौजूदगी ने महल का माहौल बदल दिया था। ऊंचा लंबा कद, मजबूत जिस्म, सांवला मगर निखरा हुआ रंग और आंखों में अजीब सी गंभीरता। कहने को वो महल का घुड़साल का सरदार था, मगर लिबास साफ सुथरा, बनाव श्रृंगार उम्दा और चाल में ऐसा वकार जो आम सरदारों में कम ही दिखता है। वो खामोशी से कुछ कदम अंदर आया, दोनों हाथ जोड़कर धीमी आवाज में बोला, अस्सलाम वालेकुम सुलेमान बादशाह। आपने मुझे याद किया? कोई काम था? उसकी आवाज में न तो झिझक थी, न जरूरत से ज्यादा नरमी, बस एक सीधा संजीदा लहजा। सुलेमान बादशाह ने उसे सिर से पांव तक देखा और तख्त की पीठ से टेक हटाते हुए बोले, क्या उम्र है तुम्हारी? उन्होंने बात को घुमाने के बजाय सीधे मुद्दे पर लाना मुनासिब समझा, क्योंकि उनके लिए अभी अपनी बेटी को रुखसत करना बेहद जरूरी था। ताएज़ादा ने एक पल उनकी तरफ देखा, फिर नजरें झुकाकर धीरे से कहा, 30 साल? उसे हैरानी हुई, क्योंकि नौकरी पर रखते वक्त उनसे उम्र का हिसाब किताब नहीं लिया गया था। वो आगे बोले, शादी हो गई है तुम्हारी? ताएज़ादा ने ना में सिर हिलाया और कुछ कहने से परहेज किया। वो फिर बोले, कहाँ तक पढ़ाई की है? और अभी शायद सुलेमान बादशाह कुछ और पूछना चाहते थे कि अचानक असगर खान ने बात काट दी, लहजा तेज और तुच्छतापूर्ण। इसने पढ़ाई की हो या ना की हो, हमें क्या लेना देना। असल बात करें, ज्यादा बात को लंबा मत करें। हमें इसे किसी अच्छे घर में नहीं ब्याहना। हम इसे सजा दे रहे हैं तो सजा ऐसी ही दी जाती है। सुलेमान बादशाह तुरंत बोले, हाँ बेशक हम सजा दे रहे हैं, लेकिन ये सब पूछना बेहद जरूरी है। वो और कुछ कहते, इससे पहले असगर खान ने फिर बात काट दी। बस करें बादशाह सलामत, और ज्यादा हमदर्दी की जरूरत नहीं। एहसान मानना चाहिए आपकी बेटी को कि हम इसे रुखसत कर रहे हैं, वरना जो गलती इसने की है उस जैसी नालायक का कत्ल कर देना चाहिए। आपकी बेटी ने जो काम किया है उसके नसीब में ये आ रहा है तो ये भी गनीमत है। फिर ताएज़ादा की तरफ मुड़कर बोले, ए नौजवान, मैं ज्यादा बात घुमाकर करने का आदी नहीं हूं, सीधे दो टुक बात करता हूं। 3 महीने से हमारे पास काम कर रहे हो, हमारा नमक खा रहे हो। अब वक्त आ गया है कि हमें तुमसे फायदा मिले, और अगर तुमने फायदा नहीं दिया तो याद रखना सजा तुम्हें भी दी जाएगी। महल में मौजूद सब लोग सुन रहे थे। असगर खान के लहजे में फैसला पहले से तय था।
आज मैं और मेरा भाई तुमसे इस महल की बेटी महरून निसा का निकाह करेंगे। तुम उसे लेकर यहाँ से हमेशा के लिए चले जाओगे। बदले में हम तुम्हें 20,000 अशरफियाँ देंगे, और अगर ये कम लगे तो और भी दे सकते हैं, लेकिन इस लड़की का हमसे कोई रिश्ता नहीं रहेगा। इस बात का तुम ख्याल रखोगे। अगर वो लौटकर आने की कोशिश भी करेगी तो तुम उसे नहीं आने दोगे। तुम उसे लेकर यहाँ से दूर चले जाओगे। ताएज़ादा के चेहरे पर एक पल को हैरानी और नाराज़गी का मिलाजुला असर आया। कुछ देर बाद वो बेहद संजीदगी से बोला, मैं किसी भी लड़की से इस तरह निकाह नहीं कर सकता। मेरे अपने उसूल हैं। आप लोग मुझ पर इस तरह जोर ज़बरदस्ती नहीं कर सकते। मैंने आपका नमक नहीं खाया। मैं यहाँ सिर्फ नौकरी करता हूँ जिसकी मुझे तनख्वाह मिलती है। आप लोग मुझ पर अपने महल की बेटी को इस तरह थोप नहीं सकते। गलती उन्होंने की है, सज़ा सिर्फ उन्हें दीजिए, मुझे नहीं, क्योंकि मैं बेकसूर हूँ। असगर खान की कनपट्टियाँ गुस्से से लाल हो गईं। वो कुर्सी से आगे झुककर दहाड़े, भाड़ में गए तुम्हारे उसूल। अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो याद रखना, तुम्हें भी ख़त्म कर देंगे और इसे भी। ये हमारे लिए मुश्किल काम नहीं है। तुम्हारे सामने ही इसे तलवार से मार दिया जाएगा और फिर तुम्हें भी ख़त्म कर दिया जाएगा, ताकि कोई आंखों देखा गवाह ना रहे। ताएज़ादा ने एक पल को मुट्ठियाँ भींच लीं, जैसे ज़ब्त की आखिरी हद तक पहुँच गया हो। उसके बाजुओं की रगें उभर आईं, मगर उसकी आवाज़ अब भी दबे लहजे में थी। आप लोग ज़बरदस्ती कर रहे हैं। अगर इनसे कोई गलती हुई है तो इन्हें सुधारने का मौका दीजिए। इस तरह जोर ज़बरदस्ती करके अपनी बहन बेटी को जलील रुस्वा करना कहाँ का इंसाफ है? क्या हमारा दीन हमें यही सिखाता है? असगर खान ने तंज भरी हंसी लगाई। सुधारने का मौका? तुम कौन होते हो ये फैसला करने वाले? आखिरी बार पूछ रहा हूं, निकाह कर रहे हो या हम तुम्हें खत्म करने की तैयारी करें? महल में एक पल के लिए सन्नाटा छा गया। ताएज़ादा ने धीरे से गर्दन झुका ली। आंखों में भारीपन और होठों पर तलखी के साए थे। फिर उसने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है, मैं तैयार हूं। उसके बस में था कि वो आसानी से निकल जाता, कोई उसे छू भी नहीं पाता, मगर इस वक्त उसने चुप रहना ही बेहतर समझा। किसी के चेहरे पर रहम या नरमी नहीं आई, बस एक ठंडा सुकून था कि फैसला सुन लिया गया है। ताएज़ादा खामोशी से वहीं खड़ा रहा, मगर उसकी नजरें फर्श पर जमी रहीं। ये मुसीबत उस पर बेवजह डाल दी गई थी, लेकिन वो अब चुप ही था। निकाह का बंदोबस्त सादगी से किया गया था। वो बाहर जाना चाहता था, लेकिन असगर खान ने उसे वहीं बैठा दिया था। लगभग आधे घंटे बाद मौलवी साहब और बाकी गवाह आ चुके थे। दूसरी ओर महरून निसा का कमरा उस समय एक कैदखाने जैसा महसूस हो रहा था। खिड़की के पर्दे गिरा दिए गए थे, रोशनी कम थी और माहौल में घुटन सी छाई हुई थी। बिस्तर के किनारे वो सफेद जोड़े में बैठी थी। लाल दुपट्टा उसके चेहरे पर ढीला सा पड़ा था। आंखें लगातार बह रही थीं और दुपट्टे के किनारे भीग चुके थे। सजावट नाम की कोई तैयारी नहीं थी। बस कुछ देर पहले उसने चेहरा धोया था, मगर रोने की वजह से उस पर और भी उदासी के निशान उभर आए थे। उसके दिल में एक ही ख्याल बार बार चुभ रहा था। वो एक अमीर बादशाह की बेटी थी और आज उसे जबरदस्ती एक घुड़साल के सरदार के साथ ब्याहा जा रहा था। ये उसकी इज्जत और जिंदगी का सबसे बड़ा जख्म था, जिसे वो चाहकर भी कभी नहीं भर सकती थी। वो इस सब को रोकना चाहती थी, क्योंकि उसे मालूम था कि एक दिन सच्चाई सबके सामने आ जाएगी, लेकिन कोई उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता था। उसने आज तक ताएज़ादा को नहीं देखा था, क्योंकि वो महल से बाहर कम ही निकलती थी और वो भी अभी नया नया आया था। ज्यादातर काम करता था, इसलिए उनका आमना सामना कभी नहीं हुआ था। उसे ये भी चिंता थी कि ना जाने वो आदमी कैसा दिखता होगा। कुछ देर बाद दरवाज़ा हल्के से खटका और बिना इंतज़ार किए खुल गया। सबसे पहले मौलवी साहब अंदर आए। उनके पीछे असगर खां और सुलेमान बादशाह थे, जिनके चेहरों पर वही सख्ती और घमंड झलक रहा था। कमरे में पहले से ही उसकी अम्मी, चाची और 2-3 औरतें मौजूद थीं, जो चुपचाप और कठोर चेहरे लिए खड़ी हो गईं। मौलवी साहब ने कमरे का जायजा लिया और सुलेमान बादशाह से पूछा, सुलेमान बादशाह, निकाह की इजाज़त है? कहें तो शुरू करूं? सुलेमान बादशाह ने बिना किसी भाव के सिर हिला दिया। हाँ, इजाज़त है। उनके चेहरे पर ना अफसोस था न खुशी, बस सन्नाटा। मौलवी साहब ने महरून निसा की ओर रुख करके औपचारिक लहजे में कहा, महरून निसा, सुलेमान अहमद आपका निकाह राजकुमारी ताएज़ादा पुत्र नईम खां से तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? महरून निसा ने दुपट्टे के नीचे से सिर झटकते हुए कहा, मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। अब्बाजान, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं वादा करती हूँ कि आपको फिर कभी मायूस नहीं करूँगी। अब्बाजान, ऐसा जुल्म मत कीजिए। मेरी शादी किसी घुड़साल के सरदार से मत कीजिए। आपको खुदा का वास्ता मेरे बारे में कुछ तो सोचिए। मैं आपकी औलाद हूँ, आपने मुझे पैदा किया है। सुलेमान बादशाह की आंखों में ज़रा भी नरमी नहीं आई। वे तेज़ लहजे में बोले,
अगर तुमने निकाह नहीं किया तो मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, बोलो कबूल है या नहीं। उनके लिए उसकी तकलीफ, आंसू या कांपती आवाज का कोई मतलब नहीं था। मेहरून निसा के होंठ कांपने लगे, आंसू उसके दुपट्टे को भिगो रहे थे। अब्बा जान, आप अच्छा नहीं कर रहे मेरे साथ। वो चिट्ठी भी मेरी नहीं है, वो झूठ है। आप एक बार उसे गौर से देख तो लीजिए, जांच तो करवा लीजिए। आप बिना तस्दीक के मुंह पर इल्जाम लगा रहे हैं। असगर खान ने बात काट दी। उनका लहजा और भी धमकी भरा हो गया। कबूल कर रही हो या मैं अभी तलवार निकालूं? मेहरून निसा की सांस थम सी गई। उसने मजबूरी में आंखें बंद की और रोते हुए 3 बार कहा, कबूल है, कबूल है, कबूल है। मौलवी साहब ने सिर हिलाया और कागज पर निकाह की कार्रवाई पूरी करने लगे। कमरे में मौजूद औरतें चुप रहीं, जैसे ये सब देखना उनके लिए आम हो। कुछ ही मिनटों बाद सब बड़े हॉल की ओर बढ़े। वहां तायजादा पहले से सफ़ेद सलवार कुर्ता पहने बैठा था, लेकिन उसके चेहरे पर खुशी या सुकून का कोई भाव नहीं था। वो सीधा बैठा, नजरें झुकाए गंभीरता से इंतजार कर रहा था। मौलवी साहब ने उसके पास आकर औपचारिक सवाल किया, राजकुमारी तायजादा पुत्र नईम खान, आपका निकाह राजकुमारी मेहरून निसा सुलेमान अहमद से तय किया जाता है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? तायजादा ने धीरे से सिर उठाया, एक पल के लिए मौलवी साहब की आंखों में देखा और मजबूत लहजे में कहा, कबूल है। दूसरी और तीसरी बार भी वही सवाल हुआ और हर बार उसने उसी गंभीरता से कहा, कबूल है। कार्रवाई पूरी होते ही महल में अजीब सी खामोशी छा गई। किसी के चेहरे पर खुशी नहीं थी, बस एक भारीपन था, जैसे सब जानते हों कि ये निकाह एक अंजाम है, शुरुआत नहीं। बड़े हाल में सब लोग चुप खड़े थे, जैसे किसी फैसले के आखिरी पड़ाव का इंतजार कर रहे हों। बाहर शाम का अंधेरा उतर रहा था, मगर अंदर की फिजा पहले ही इतनी भारी थी कि सांस लेना मुश्किल लग रहा था। मेहरून निसा को पहले बुलाया गया, लेकिन वो कमरे से नहीं निकली। सुलेमान बादशाह का सब्र जवाब दे चुका था। वे तेज कदमों से उसके कमरे की ओर बढ़े, दरवाज़ा जोर से खोला और बिना कुछ कहे उसका बाजू मजबूती से पकड़कर बाहर घसीटने लगे। मेहरून निसा ने विरोध किया, कदम पीछे खींचे, मगर उनकी पकड़ लोहे की तरह मजबूत थी। उसका दुपट्टा जमीन पर घिसटता जा रहा था और आंखों से बहते आंसू उसके चेहरे को भिगो रहे थे। कुछ ही पलों में वे लोग बड़े हाल में पहुंचे और सुलेमान बादशाह ने एक झटके से मेहरून निसा को घसीटकर तायजादा के पैरों में धकेल दिया। मेहरून निसा संभल भी नहीं पाई थी कि घुटनों के बल गिर गई। सुलेमान बादशाह का लहजा जहर से भरा हुआ था। ले जाओ इसे तायजादा, इस गंदी चीज को, और कहीं जाकर खत्म कर दो। इसने हमारे खानदान की इज्जत पर दाग लगाया है। मेरा बस चले तो मैं इसे अभी खत्म कर दूं, लेकिन अफसोस बस नहीं चलता। महल में मौजूद सभी के चेहरे पत्थर की तरह जमे हुए थे। कल तक ये लोग उसकी एक हल्की सी चीख पर घबरा जाते थे, और आज वो रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, उनसे माफी की भीख मांग रही थी, लेकिन कोई उसकी तरफ देखना भी नहीं चाहता था। तायजादा ने धीरे से कदम बढ़ाए, फिर झुककर दोनों हाथों से मेहरून निसा के बाजू थामे और पूरे कद के साथ उसे खड़ा किया। मेहरून निसा ने पहली बार उसे पास से देखा था। घुड़साल का सरदार होने के बावजूद उसमें अजीब सी गरिमा और आकर्षण था। उसके दिल में अनायास ही ख्याल आया, क्या घुड़साल के सरदार इतने खूबसूरत होते हैं, या मैं कोई सपना देख रही हूं? तायजादा ने उसे संभालते हुए सबकी ओर देखा। आंखों में कठोरता थी। वो गंभीर स्वर में बोला, माफ कीजिए, लेकिन आप मेरी पत्नी को इस तरह नहीं कह सकते। ये गंदी चीज नहीं है, ये आप ही की परिवार की सदस्य हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि इन्होंने गलती नहीं की, पर आप इनके अपने हैं। अगर आप सच में मजबूत होते तो अपनी बेटी या बहन को किसी गैर मर्द के पैरों में नहीं गिराते, बल्कि उसका हाथ पकड़कर उसे खड़ा करते। असली मर्द वो है जो अपने घर की औरत का सहारा बनता है, उसके कंधे पर हाथ रखकर कहता है, हाँ तुम्हारे साथ गलत हुआ है, लेकिन तुमने पाप नहीं किया, सिर्फ एक गलती की है जिसका परिणाम हम सब भुगतेंगे, लेकिन तुम अकेली नहीं हो। सब एक दूसरे को देखने लगे, मगर कोई कुछ नहीं बोला। कई औरतों ने ईर्ष्या और तारीफ भरी नजरों से मेहरून निसा को देखा, जो अपमानित होकर भी इज्जत की चादर में ढक दी गई थी। तायजादा की आवाज में और भी वजन आ गया, हम खुद अपनी औरतों को ऐसे कदम उठाने पर मजबूर करते हैं, क्योंकि हम उन्हें वो भरोसा और प्यार कभी नहीं देते जिसकी उन्हें जरूरत होती है। फिर वो बाहर तलाश करती हैं, और अक्सर वहां भेड़िए मिलते हैं जो उनकी इज्जत और उनकी पहचान दोनों को नोच लेते हैं। मेहरून निसा ने हैरानी से तायजादा को देखा, भला कोई उसके लिए भी इस तरह खड़ा हो सकता था। तायजादा ने उसके कंधे पर मजबूत हाथ रखते हुए कहा, अब ये औरत मेरे परिवार की है, और सुन लीजिए, ये कोई गंदी चीज नहीं बल्कि मेरी पत्नी है। और रही आगे की मुलाकात की बात, जब तक आप लोग इसे इज्जत के साथ माफी नहीं मांगेंगे और इसे अपनाएंगे नहीं, तब तक ये आप सबसे नहीं मिलेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। उसने सबको एक एक कर देखा और साफ शब्दों में कहा, खुदा हाफिज। ये कहकर उसने मेहरून निसा को मजबूती से थामा और बाहर की ओर बढ़ गया। मेहरून निसा उसे अविश्वास भरी नजरों से देख रही थी।
उसने कभी सोचा भी नहीं था कि ये जल्दबाजी में हुआ निकाह उसके लिए इतना फायदेमंद साबित होगा। जिस तरह उसने सबके सामने उसे इज्जत से थामा था, वो सिर्फ एक गैरतमंद मर्द ही कर सकता था। वो उसे लेकर सीधे सराय की ओर पहुंचा, घोड़ा तैयार करवाकर चुपचाप उस पर बैठ गया। सराय का अंदरूनी माहौल भी भारी चुप्पी में डूबा था। मेहरुन्निसा एक तरफ देख रही थी, लेकिन आंसुओं के कारण नजारा धुंधला था। चेहरे की लाली और आंखों की नमी उसके दिल की हालत बयान कर रही थी। तायजादा कुछ पल तक उसे यूं ही देखता रहा, फिर जेब से एक साफ सफेद रुमाल निकालकर उसकी ओर बढ़ाते हुए गंभीर मगर नर्म लहजे में बोला, जिंदगी बहुत कठिन होती है मेहरुन्निसा, लेकिन इसे आसान बनाना इंसान के अपने हाथ में होता है। ये रोना धोना सिर्फ वक्त की बर्बादी है। वो चौंकी मगर कुछ बोली नहीं। तायजादा ने रुमाल उसके हाथ में थमाया और आगे कहा, अगर कोई तुम्हारे साथ बुरा करे और तुम बदले में उसे माफ कर दो, तो याद रखो ये तुम्हारी सबसे बड़ी कमजोरी है। और ये जो आंसू हैं, ये आंसू इंसान को बेबस कर देते हैं, कभी भी मजबूत नहीं बनाते। इसीलिए बेवजह रोना मेरी नज़र में सिर्फ और सिर्फ वक्त की बर्बादी है और खुद को नुकसान पहुंचाना है। मेहरुन्निसा ने हल्का सा सर उठाया। उसके चेहरे पर हैरानी और उलझन का मिला जुला भाव था। तायजादा उसकी आंखों में देखते हुए धीमे लेकिन मजबूत लहजे में बोला, इसीलिए कहा जाता है कि इन आंसुओं को पोंछ डालो, और जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया है, इन आंसुओं को अपनी ताकत बना लो, ताकि एक दिन तुम उस जालिम को उसकी औकात याद दिला सको। ये बता सको कि कोई भी तुम्हारी जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता, कोई भी तुम्हें रुस्वा नहीं कर सकता। तुम मजबूत हो और हमेशा मजबूत रहोगी। उसके ये शब्द मेहरुन्निसा के दिल में जैसे तीर की तरह उतर गए। दोनों घोड़े पर बैठकर सवार हो गए। वो झटके से उसकी तरफ मुड़ी जैसे कुछ पूछना चाहती हो, मगर तभी घोड़ा अचानक रुक गया। तायजादा ने सामने देखा और फिर मेहरुन्निसा की ओर मुड़ते हुए बोला, चलो यहां उतरते हैं, आगे से हम मेरे घोड़े से जाएंगे। उसने हैरान होकर कहा, आपका घोड़ा? वो भी एक सराय के पास? वो थोड़ी उलझन में थी, लेकिन तायजादा बिना कुछ और कहे उतर गया। मेहरुन्निसा ने एक पल झिझकते हुए गुजारा, फिर वो भी पीछे उतर आई। जैसे ही वो नीचे पहुंची, वो घोड़ा तेजी से आगे बढ़ गया। रास्ता सुनसान था। वे घबराहट में इधर उधर देख रही थी। कुछ ही देर में दो खूबसूरत घोड़े उनके पास आकर रुक गए। उन घोड़ों की हालत, उन पर लगी शाही सजावट और उनकी चमक देखकर मेहरुन्निसा का दिल एक पल को थम सा गया। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। पहले घोड़े के साथ 4 शाही सिपाही तुरंत सामने आए। वे सीधे तायजादा की तरफ बढ़े, एकदम सीधे खड़े हुए और सबने एक साथ सलामी दी। आदाब अर्ज राजकुमार साहब, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। मेहरुन्निसा की आंखें और चौड़ी हो गई। वो स्तब्ध खड़ी ये सब देख रही थी। तायजादा ने हल्की मुस्कान के साथ सलामी का जवाब दिया और बोला, शुक्रिया, चलिए। ये सब कुछ इतना अचानक हुआ कि मेहरुन्निसा की समझ से बाहर था। वो अपने मन में बार बार यही सवाल दोहरा रही थी, ये शाही सिपाही तायजादा को राजकुमार साहब क्यों कह रहे हैं? वे उनके सामने इतनी इज्जत से क्यों खड़े हैं? और इन्हें देखकर वे तुरंत कैसे आ गए? तायजादा दूसरे घोड़े की तरफ बढ़ा। घोड़े के पास पहुंचकर वो एक पल को रुका, फिर धीरे से मेहरुन्निसा की ओर हाथ बढ़ाया और नरमी से बोला, बैठो। मेहरुन्निसा ने एक पल उसके चेहरे को गौर से देखा, मगर वहां सिर्फ गंभीरता और गरिमा थी। बिना कुछ कहे वो आगे बढ़ी और घोड़े पर बैठ गई। तायजादा दूसरी तरफ से अपने घोड़े पर बैठा और रवाना हो गए। घोड़े की सवारी के दौरान खामोशी थी, मगर बाहर का दृश्य मेहरुन्निसा के लिए बिल्कुल नया और उलझन भरा था। वो जानती थी कि उसके सवालों के जवाब आसान नहीं होंगे, और तायजादा वो इंसान नहीं लगता था जो तुरंत सब कुछ बता दे। घोड़ा धीरे धीरे रास्ते से गुजर रहा था और मेहरुन्निसा के मन में सिर्फ एक ही सवाल गूंज रहा था, ये आदमी आखिर है कौन? घोड़े की सवारी के दौरान हल्की ठंडी हवा थी। बाहर रास्ते के किनारे लगे पेड़ तेजी से पीछे जाते दिख रहे थे। सामने सूरज की किरणें हल्की हल्की आ रही थी, लेकिन माहौल अजीब तरह से गंभीर था। मेहरुन्निसा अपनी जगह पर थोड़ा मुड़ी, दोनों हाथ कपड़े पर रखे, नजरें सीधे तायजादा पर टिकाए बैठी थी। वो घोड़ा चला रहा था, लेकिन उसकी आंखों के कोनों से महसूस कर रहा था कि वो उसे परख रही है, जैसे कोई जवाब चाहती हो। कुछ पल बीते, फिर वो धीमे लेकिन भरोसा दिलाने वाले लहजे में बोला, तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम सुरक्षित हाथों में हो, इसलिए चिंता करना छोड़ दो और आराम से बैठ जाओ। उसकी नजरें रास्ते पर जमी रहीं, मगर शब्द सीधे उसके दिल तक उतर गए। वो आगे बोला, तुमसे बस एक बात कहूंगा, हमेशा अपनी इज्जत की रक्षा करना। कोई तीसरा व्यक्ति फिर से तुम्हारी जिंदगी बर्बाद ना करे, इसका ख्याल रखना,
क्योंकि हर बार किस्मत अच्छी नहीं होती। मेहरुन्निसा ने नजरें झुका ली, फिर जैसे कोई सवाल उसके अंदर से फूट पड़ा हो वो बोली, मुझे आपसे एक बात पूछनी है और उम्मीद करती हूं कि आप झूठ नहीं बोलेंगे। तायजादा ने हल्का सा सर हिलाया जैसे इजाजत दे रहा हो। मेहरुन्निसा बोली, मैं समझ गई हूं तायजादा, आप सिर्फ एक मामूली घुड़साल के सरदार नहीं हैं। उसके लहजे में हल्की सी कंपकपी थी लेकिन आंखों में यकीन था। वे शाही सिपाही आपको सलामी दे रहे थे और आपके बोलने का अंदाज, आप अनपढ़ घुड़साल के सरदार नहीं लगते। सच सच बताइए आप कौन हैं? तायजादा के चेहरे पर एक पल को सख्ती सी आ गई। वो बिना उसकी तरफ देखे बोला, बेहतर होगा तुम सिर्फ और सिर्फ अपनी जिंदगी तक सीमित रहो। मैं नहीं चाहता कि तुम मेरी जिंदगी में दखल दो, क्योंकि मेरी जिंदगी में दखल देना तुम्हें सिर्फ और सिर्फ उलझाएगा और मैं नहीं चाहता कि तुम किसी भी मुसीबत में पड़ो। मेहरुन्निसा ने तुरंत जवाब दिया, मैं दखल नहीं कर रही, मैं सिर्फ पूछ रही हूं कि क्या आप कोई शाही सिपाही हैं? यकीनन आपको मेरी जिंदगी का भी सब कुछ पता होगा, तभी तो आपने मुझसे निकाह किया। उसकी आवाज भर गई। मैं सिर्फ यावर को पसंद करती थी। मैंने उसके साथ कभी कोई गलत काम नहीं किया। और वो चिट्ठियां, इससे पहले कि उसका जुमला पूरा होता तायजादा नरमी लेकिन कतईयत से बोला, मैं जानता हूं वो चिट्ठियां झूठी थीं। परेशान मत हो, तुम पर कोई इल्जाम नहीं लगाया जा रहा और न ही लगाने दूंगा। अपनी जान पर खिल जाऊंगा लेकिन अब तुम पर एक हर्फ आने नहीं दूंगा। तुम मेरी इज्जत हो। घोड़े की रफ्तार कुछ कम हुई। वे आगे बोला, और रही मेरी हकीकत की बात, मेरी असलियत की बात। वो एक पल को रुका, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, तो बेहतर यही है कि वो छुपी रहे, क्योंकि तुम हकीकत जानकर सिर्फ परेशानी में पड़ जाओगी, जो मैं किसी कीमत पर नहीं चाहता। मैं चाहता हूं कि जब तक हम साथ हैं तुम पुरसुकून रहो। ये कहकर वो पूरी तरह खामोश हो गया। घोड़े की सवारी के दौरान सिर्फ खुरों की हल्की आवाज और बाहर रास्ते की आवाज सुनाई दे रही थी। मेहरुन्निसा भी चुपचाप एक तरफ देखने लगी। उसकी शख्सियत में न जाने क्या था कि वो एक शब्द भी दोबारा नहीं बोल पाई, मगर उसके जहन में सवालात और शक शुबहात का शोर अब भी जारी था, जैसे खामोशी भी चीख रही हो। एक लंबा रास्ता तय करने के बाद घोड़े बड़े से सफ़ेद संगमरमर की हवेली में आकर रुके। फाटक से अंदर आते ही सामने बड़ा बगीचा, खूबसूरत तराशे हुए पौधे, बीच में फव्वारा और किनारे पर कतार में लगे गुलाब के पौधे थे, जिनकी खुशबू चारों तरफ फैल रही थी। शाम का वक्त था और बगीचे में लगे दिए हवेली तक एक नरम रोशनी डाल रहे थे। उसने एक नज़र हवेली की तरफ देखा। ऊंची दीवारों वाला चौड़े लकड़ी के दरवाजे के साथ एक शानदार घर। तायाजादा ने उसकी तरफ देखा और धीमी मगर साफ आवाज में बोला, ये मेरा घर है और यही मेरी फैमिली भी है। अंदर मेरी अम्मी, अब्बू, भाई और बहन सब हैं। तुमसे एक ही गुजारिश है, तुम बिल्कुल ऐसे बर्ताव करोगी जैसे हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। मैंने तुम्हारी मदद की है, उम्मीद है तुम भी मेरी मदद करोगी। वो खामोशी से सुनती रही, फिर सिर हिलाकर हामी भर दी। जैसे ही वो उसके करीब आया, तायाजादा ने बिना झिझक उसका हाथ थाम लिया। हाथ की मजबूत पकड़ से वो चौंकी मगर कुछ बोली नहीं। दोनों मुख्य दरवाजे की तरफ बढ़े। लकड़ी का भारी दरवाजा खुला। अंदर संगमरमर के फर्श पर बिछे कालीन, दीवारों पर फ्रेम में जड़ी तस्वीरें और हॉल के बीचों बीच बड़ा सा फानूस रोशनी बिखेर रहा था। हॉल में कदम रखते ही सामने 4 चेहरे नजर आए। बीच उम्र का सख्त चेहरे वाला शख्स, एक वकार मगर संजीदा नजर आने वाली औरत, एक नौजवान लड़का और एक लड़की। सबकी नजरें सीधी उन पर जमी हुई थीं। तायाजादा ने उसका हाथ और मजबूती से थामा और उनके करीब जाकर आम लहजे में बोला, अस्सलामुअलैकुम, ये मेरी बीवी है, इसी के बारे में आप लोगों को बताया था। कहने को वो आज अपनी फैमिली से पूरे 3 महीने बाद मिल रहा था, मगर उसके अंदाज में जरा बराबर गर्मजोशी नहीं थी। कुछ पलों की खामोशी के बाद उसके वालिद ठंडे लहजे में बोले, तुम्हें मैंने एक काम के लिए वहां भेजा था और तुम ये चांद चढ़ाकर आए हो। तायाजादा ने बिना झिझक साफ लहजे में जवाब दिया, इसमें कोई गुनाह नहीं है। मैंने शादी की है, निकाह किया है और मेरे पास निकाहनामा मौजूद है। नईम साहब ने नाराजगी से रुख मोड़ते हुए कहा, रख लो अपना निकाहनामा, तुमने हमें कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। मैं अपने दोस्त से उसकी बेटी के लिए बात कर चुका था और तुम। तायाजादा ने बीच में बात काट दी। लहजे में तलखी और भरोसा बराबर था। ये सब आपका मसला है, मेरा नहीं। मैंने पहले ही आपसे कह दिया था कि मैं किसी और की मर्जी से शादी नहीं करूंगा। ये मेरी बीवी है और उम्मीद करता हूं कि यहां इसे मेरी बीवी की हैसियत से ही इज्जत दी जाएगी। हॉल में फिर एक बोझिल खामोशी छा गई। सबके चेहरों पर गुस्सा और बेबसी का मिला जुला असर था। तायाजादा उसका हाथ थामे बिना पीछे देखे सीधे सीढ़ियों की तरफ बढ़ा।
वो खामोशी से साथ चलती रही। ऊपर जाते हुए उसे महसूस हुआ कि पीछे सबकी नजरें अब भी उन पर जमी हैं, मगर तायाजादा के कदम जरा भी नहीं डगमगाए। दोनों ऊपर पहुंचे और वो उसे अपने कमरे में ले गया। पीछे सबके दिल परेशान रह गए। कमरा बड़ा और भारी सजावट से सजा था। दीवारों पर गहरे रंग का कपड़ा और छत से लटकता फानूस एक संजीदा असर दे रहा था। खिड़की के बराबर गहरे पर्दे खिंचे हुए थे और कमरे के एक कोने में बड़ा सा बिस्तर सफ़ेद चादर और सलीके से रखे हुए तकियों के साथ मौजूद था। तायाजादा ने जैसे ही कमरे में कदम रखा, उसने उसका हाथ तुरंत छोड़ दिया, मानो जिम्मेदारी बस दरवाजे तक ही थी। वो सीधे कमरे के भीतर बने अलग कमरे की ओर बढ़ गया। वो वहीं खड़ी उसकी पीठ को देखती रही, फिर धीरे से बोली, यानी ये शादी सिर्फ मेरी गलती की वजह से नहीं हुई, बल्कि आपने अपना बचाव करने के लिए भी की है। तायाजादा के कदम रुक गए। वो पलटा और उसकी आंखों में सीधे देखते हुए बोला, ये तुम्हारा मसला नहीं है, बेहतर होगा कि तुम अपने आप से ही मतलब रखो। वो हल्के से कड़वी मुस्कान के साथ बोली, लेकिन अगर ये सिर्फ मेरी वजह से नहीं हुआ तो मैं अब खुद को अपमानित महसूस नहीं करूंगी। मैं लगातार सोच रही थी कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी बर्बाद हो गई, लेकिन अब लगता है इसमें आपकी मर्जी भी शामिल थी। तायाजादा का चेहरा कठोर हो गया। वो धीमे मगर दबाव भरे स्वर में बोला, बेहतर होगा, यहां रहना है तो मेरे साथ समझौता करके रहो, बेवजह के ताने देना बंद करो। वो चुप ना रही, एक कदम आगे बढ़कर बोली, तो फिर आप उस लड़की से शादी क्यों नहीं कर लेते जिससे आपके अब्बू ने बात पक्की की थी? आपकी फैमिली इतनी अच्छी है, आप खुद इतने अमीर हैं, और वो लड़की भी यकीनन अच्छी होगी। तायाजादा की नज़रों में एक पल को सख्ती आई, फिर वो धीमे लेकिन साफ लहजे में बोला, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम चुप रहो और जो मैं कर रहा हूं मुझे करने दो, वरना मैं तुम्हें तुम्हारे घर वालों के पास वापस भेज सकता हूं, जो तुम्हें देखते ही तलवार से मार देंगे। समझ आई? ये कहकर वो मुड़कर अलग कमरे में चला गया। वो सन्न खड़ी रह गई। दिल में गुस्से और बेबसी का मिला जुला एहसास था। उसने आहिस्ता से मुंह बनाया, फिर कमरे के चारों ओर नजर दौड़ाई। हर चीज सलीके से रखी हुई थी, जैसे यहां किसी की निजी जिंदगी की कोई झलक ही ना हो। भारी पर्दे, बंद खिड़कियां और दीवार पर लगी घड़ी की लगातार टिक टिक सब मिलकर एक अजीब दबाव पैदा कर रहे थे। उसने गहरी सांस ली, बिस्तर के किनारे बैठ गई और नजरें फर्श पर गड़ा दी। तायाजादा की आवाज, उसका लहजा और उसकी धमकी सब कानों में गूंज रहे थे। बाहर हॉल से हल्की सी आवाजें और बर्तनों की खनक आ रही थी, लेकिन कमरे के अंदर की खामोशी इतनी गहरी थी कि दिल पर बोझ सा महसूस हो रहा था। वक्त धीरे धीरे बीतता गया और कमरे में रात की खामोशी और गहरी हो गई। बाहर खिड़की के पर्दे से हल्की सी चांदनी अंदर आ रही थी, लेकिन माहौल बुझे बुझे से बोझल था। वो बिस्तर के कोने पर बैठी सोचों में गुम थी कि दरवाजे की हल्की सी आवाज के साथ वो अंदर आया। उसके कदमों की आहट सुनकर वो तुरंत सीधी होकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में उलझन थी, मनो पहले से अंदाजा लगा रही हो कि आगे क्या होने वाला है। वो दरवाजा बंद करके एक पल के लिए उसे देखता रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, देखो, मुझे बिस्तर के अलावा कहीं नींद नहीं आती, तो बेहतर है तुम फर्श पर सो जाओ। ये कहकर वो सीधे बेड की ओर बढ़ा और आराम से लेट गया। वो कुछ पल हिचकिचाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए एक तरफ पहुंची। एक तरफ बैठते ही कमरे की रोशनी हल्की सी झपकी और बंद हो गई। अंधेरा फैलते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके होठों से हल्की सी चीख निकली और वो तुरंत खड़ी हो गई। प्लीज रोशनी जला दो, मुझे अंधेरे में डर लगता है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वो बिस्तर पर करवट बदले बिना बोला, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती और बहुत दिन बाद अपने घर आया हूं, मुझे सुकून से सोने दो। वो एक तरफ खड़ी रही, दोनों हाथ आपस में भींचे हुए, जैसे खुद को संभाल रही हो। मैं यहां अकेली फर्श पर नहीं सो सकती, उसने धीमे स्वर में कहा। वो गहरी सांस लेकर बोला, अगर इतना डर लग रहा है तो आ जाओ यहां, मुझे कोई परेशानी नहीं है, हालांकि तुम्हें जरूर होगी। उसके शब्दों में कोई तंज नहीं था, बस एक सीधा साधा वाक्य था। वो एक पल को चुप रही, फिर धीरे से बोली, नहीं, मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। तुम पति हो, मैं तुम्हारे साथ लेट सकती हूं। उसके लहजे में झिझक थी, लेकिन शब्दों में एक तय सा भाव था। वो धीरे धीरे बेड के पास आई। अंधेरे के कारण उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर रास्ता टटोला, बेड का किनारा महसूस किया और फिर आहिस्ता से बैठ गई। कुछ ही देर में वो खिसक कर बिस्तर पर लेट गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। बराबर में एक मर्द सो रहा था,
ये एहसास ही उसे एक अजीब हालत में डाल रहा था। वो बस आंखें बंद किए पड़ी रही। कब नींद की वादी में चली गई, उसे पता ही ना चला। आधी रात के समय उसने अपने पेट पर किसी का हाथ महसूस किया।
बाहर खिड़की के पर्दे से हल्की सी चांदनी अंदर आ रही थी, लेकिन माहौल बुझे बुझे से बोझल था। वो बिस्तर के कोने पर बैठी सोचों में गुम थी कि दरवाजे की हल्की सी आवाज के साथ वो अंदर आया। उसके कदमों की आहट सुनकर वो तुरंत सीधी होकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में उलझन थी, मनो पहले से अंदाजा लगा रही हो कि आगे क्या होने वाला है। वो दरवाजा बंद करके एक पल के लिए उसे देखता रहा, फिर गंभीर स्वर में बोला, देखो, मुझे बिस्तर के अलावा कहीं नींद नहीं आती, तो बेहतर है तुम फर्श पर सो जाओ। ये कहकर वो सीधे बेड की ओर बढ़ा और आराम से लेट गया। वो कुछ पल हिचकिचाई, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते हुए एक तरफ पहुंची। एक तरफ बैठते ही कमरे की रोशनी हल्की सी झपकी और बंद हो गई। अंधेरा फैलते ही उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसके होठों से हल्की सी चीख निकली और वो तुरंत खड़ी हो गई। प्लीज, रोशनी जला दो, मुझे अंधेरे में डर लगता है। उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। वो बिस्तर पर करवट बदले बिना बोला, मुझे रोशनी में नींद नहीं आती और बहुत दिन बाद अपने घर आया हूं, मुझे सुकून से सोने दो। वो एक तरफ खड़ी रही, दोनों हाथ आपस में भींचे हुए, जैसे खुद को संभाल रही हो। मैं यहां अकेली फर्श पर नहीं सो सकती, उसने धीमे स्वर में कहा। वो गहरी सांस लेकर बोला, अगर इतना डर लग रहा है तो आ जाओ यहां, मुझे कोई परेशानी नहीं है, हालांकि तुम्हें जरूर होगी। उसके शब्दों में कोई तंज नहीं था, बस एक सीधा साधा वाक्य था। वो एक पल को चुप रही, फिर धीरे से बोली, नहीं, मुझे भी कोई परेशानी नहीं है। तुम पति हो, मैं तुम्हारे साथ लेट सकती हूं। उसके लहजे में झिझक थी, लेकिन शब्दों में एक तय सा भाव था। वो धीरे धीरे बेड के पास आई। अंधेरे के कारण उसने दोनों हाथ आगे बढ़ाकर रास्ता टटोला, बेड का किनारा महसूस किया और फिर आहिस्ता से बैठ गई। कुछ ही देर में वो खिसक कर बिस्तर पर लेट गई। उसके दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। बराबर में एक मर्द सो रहा था। ये एहसास ही उसे एक अजीब हालत में डाल रहा था। वो बस आंखें बंद किए पड़ी रही। कब नींद की वादी में चली गई, उसे पता ही ना चला। आधी रात के समय उसने अपने पेट पर किसी का हाथ महसूस किया।
माफ करना, लेकिन यही सच है। ये कहकर वो बिना उसका जवाब देखे सीधे दरवाजे की तरफ बढ़ा और कमरे से निकल गया। वो वहीं बैठी रह गई। उसका दिमाग जैसे सुन्न हो गया था। धूप अब भी पर्दों से छनकर कमरे में आ रही थी, मगर उसके भीतर एक ठंडी अंधकार फैल चुकी थी। उसे लग रहा था जैसे वो ऐसे खेल का हिस्सा बन गई है जिसके सारे पत्ते किसी दूसरे के हाथ में हैं और वो सिर्फ एक खामोश खिलाड़ी है। वक्त तेजी से गुजरता जा रहा था। 2 दिन बाद कमरे का माहौल भारी था। छत पर लटकते फानूस की मध्यम रोशनी हर कोने में बिखरी हुई थी। वो एक तरफ सिमटी बैठी थी, गोद में हाथ भी, और आंखों से बहते आंसू गालों पर गीली लकीरें बना रहे थे। कुछ देर पहले ही वो नीचे गई थी। उम्मीद थी कि शायद घर वाले कुछ नरम रवैया अपनाएंगे, मगर तायजादा की अम्मी के सख्त जुमले और अपमानजनक लहजे ने उसकी सारी हिम्मत तोड़ दी थी। कदम जैसे खुद ब खुद ऊपर के कमरे में आ गए और वो आकर चुपचाप एक तरफ बैठ गई। कुछ ही देर बीती थी कि दरवाज़ा खुला और तायाजादा अंदर आया। उसकी नज़र सीधी उसके चेहरे पर गई। आंखों में लालिमा, चेहरे पर बेबसी और होठों पर खामोशी का ताला देखकर वो एक पल ठिठका, फिर गहरी सांस लेते हुए उसके पास बैठ गया। कुछ क्षण बाद उसे देखते हुए बोला, किसने कहा था तुम्हें कि कमरे से बाहर जाओ? मैंने तुम्हें मना किया था ना कि ये लोग तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। वो हिचकिचाते हुए बोली, लेकिन क्यों नहीं करेंगे? मैंने उनका क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कोशिश भी की थी कि सबके साथ अच्छे से पेश आऊं। फिर आपकी अम्मी और घर वाले मुझसे नफरत क्यों करते हैं? तायाजादा कुछ पल चुप रहा, जैसे सोच रहा हो कि सच बताना सही होगा या नहीं। फिर धीमे स्वर में बोला, असल में जो महिला तुम्हें डांट रही थी वो मेरी सौतेही अम्मी है। मेरे अब्बू मेरे सगे हैं, लेकिन वो सिर्फ अपनी पत्नी की सुनते हैं। उनके लिए उनकी राय ही सब कुछ है। वो चाहती थीं कि मेरी शादी उनकी भांजी से हो। यहां तक कि तैयारी भी कर ली थी, लेकिन मैंने साफ मना कर दिया। मैं अपने परिवार में शादी नहीं करना चाहता था, और जब तुम्हारे अब्बू ने तुम्हारा रिश्ता मेरे लिए रखा तो मैंने बिना सोचे समझे हां कर दी। वो हैरानी से उसे देखती रही। आंखों में सवाल थे। तायजादा के होठों पर हल्की सी मुस्कान आई, क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करने लगा था। तुम में वो बातें हैं जो आम लड़कियों में नहीं होती। तुम्हारी जगह कोई और होती तो अब तक हार मानकर खुद को खत्म कर लेती, लेकिन तुम हिम्मत वाली हो, मजबूत हो, और यही चीज मुझे पसंद है। उसका दिल जैसे एक पल को रुक गया। तायजादा की आंखों में सच्चाई थी और लहजे में वो नरमी जो उसने बहुत कम महसूस की थी। वो आगे बोला, तुम अकेली नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ हूं हर हाल में। चाहे जितनी भी मुश्किलें आएं, तुम्हें उनसे अकेले नहीं लड़ना पड़ेगा। उसके आंसू अब भी बह रहे थे, मगर चेहरे पर हल्की मुस्कान भी आ गई थी। कमरे का माहौल पहले जैसा भारी नहीं रहा था, जैसे किसी ने थोड़ी सी तसल्ली भर दी हो। फिर वो बोला, एक और बात है। वो अनायास पूछ बैठी, क्या बात है? तायाजादा कुछ पल चुप रहा, फिर उसकी ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे घर वालों को तुम्हारी सच्चाई पता चल गई है। मैंने यावर को ढूंढ निकाला है। उसने खुद आकर सब सच उनके सामने रख दिया। वो झूठी चिट्ठियां असल में किसी और लड़की की थीं, बस तुम्हारा नाम बदलकर लिखा गया था। एक एक बात उन्हें बता दी गई है और वे लोग बेहद शर्मिंदा हैं। वे तुमसे मिलना, माफी मांगना और बात करना चाहते हैं, लेकिन मैंने अभी कुछ नहीं कहा। सोचा पहले तुमसे पूछ लूं। वो सिर झुकाए हाथ भी बैठी रही, फिर कांपती आवाज में बोली, मुझे किसी से नहीं मिलना। जब मैं रो रो कर कह रही थी तब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब क्यों? अब मैं क्यों जाऊं उनके पास? उसके होंठ कांपने लगे और आंसू फिर बह निकले। तायाजादा चुप हो गया। उसका मन हुआ कि उसके सारे जख्म अपने दिल में समेट ले, लेकिन वो जानता था कि कुछ घाव सिर्फ वक्त ही भरता है। थोड़ी देर बाद उसने ऊपर देखकर पूछा, और आप क्या सच में मुझसे मोहब्बत करते हैं? सच्चाई से बताइए। उसकी आंखों सवाल से ज्यादा डर और उम्मीद का मिश्रण था। तायाजादा हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन आंखों में गंभीरता गहरी हो गई। उसने नरमी से उसके कंधे पर हाथ रखा। तुम जानती हो, अगर मुझे कोई चीज पसंद ना हो तो मैं इस कमरे में भी बर्दाश्त नहीं करता। और तुम तो मेरी जिंदगी का हिस्सा हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं करता या मोहब्बत नहीं करता? वो सिर झुकाकर बोली,
मैं तो बहुत बुरी हूं। नौजवानों से रिश्ते रखती थी, अपनी चिट्ठियां भेजती थी। उसने गहरी सांस ली और झुककर कहा, माजी हर किसी का होता है। अगर हम अतीत में अटके रहे तो जिंदगी कभी आगे नहीं बढ़ती। मुझे तुम्हारे अतीत से कोई मतलब नहीं, मैं तुम्हारे वर्तमान और भविष्य से जुड़ा हूं। सवाल यह है, क्या तुम मुझे स्वीकार करोगी? मैंने तो तुम्हें दिल से स्वीकार कर लिया है, लेकिन तुम्हारी रजामंदी भी जरूरी है। वो पल भर उसे देखती रही, जैसे हर शब्द तौल रही हो। आंसू थम गए थे, लेकिन आंखों में अब एक नई चमक थी। अगले ही क्षण वो रोते हुए उसके गले से लिपट गई। हाँ, मैं आपको स्वीकार करती हूं, हर हाल में, हर सूरत में। उसने मुस्कुराकर सुकून भरी सांस के साथ उसे और करीब कर लिया। उसकी पकड़ मजबूत थी, जैसे वादा कर रहा हो कि अब कोई दर्द, कोई इल्जाम, कोई अतीत उन्हें जुदा नहीं कर सकेगा। खिड़की के पार सूरज ढल चुका था, लेकिन कमरे के भीतर एक नया उजाला फैल चुका था। वो उजाला जो दिल से निकलता है। इंसान अपने सारे डर, जख्म और तन्हाई को किसी और की मोहब्बत में पिघला देता है। और उस पल दोनों जान गए थे कि ये अंत नहीं, बल्कि एक नए सफर की खूबसूरत शुरुआत है। कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। और आप कमेंट्स ये ज़रूर बताओ कि आप किस जगह से ये कहानी सुन रहे हो, और अपनी राय ज़रूर दें कि आपको किस तरह की कहानी सुनना ज़्यादा पसंद है। धन्यवाद।